जब आप अपने बच्चों को पैसे दे रहे होते हैं, जब आप ये देख रहे होते हैं कि आपका बच्चा पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, आप एक इतनी ह्यूज अमाउंट देखिए, आइस जैसी जो नशा है वो सस्ता नशा नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जी बिल्कुल, आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को आगे नहीं लाया जाता। जी, पाकिस्तान में जितने भी गैंग्स हैं वो ज़्यादातर उनकी जो बैकिंग होती है वो बहुत रसूख रखने वाले लोगों की होती है। ऐसे बहुत से गैंग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं लेक्चरार हैं जीसी यूनिवर्सिटी की अक़दस वहीद संधीला। आज इनसे बात करेंगे कि तालीमी निज़ाम आखिरकार ठीक क्यों नहीं हो रहा। जब बजट मंजूर होता है तो करोड़ों रुपए बजट पे लगाए जाते हैं और उसके बाद जब मिनिस्टर के पास जाते हैं, जो एजुकेशन का मिनिस्टर होता है, उसको बजट दिया जाता है कि आप इस बजट में रह के तालीम का निज़ाम ठीक करना है, कॉलेज का निज़ाम ठीक करना है, यूनिवर्सिटी का निज़ाम ठीक करना है, स्कूल का निज़ाम ठीक करना है। तो मैडम मुझे बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर आ रहे हैं आप, तो ये आप क्या देखती हैं इस नज़र से कि तालीमी हमारा निज़ाम इतना बेड़ा गर्क हुआ है, आखिरकार कब ठीक होगा? बजट भी मंजूर हो जाता है, सारा कुछ मंजूर होता है, तो ये पैसे जाता कहाँ है, कहाँ जाता है बजट ये वाला? मेरा ख्याल है बजट एलोकेट करना इशू नहीं है, या बजट एलोकेट करना इस चीज़ को मेक श्योर नहीं करता कि पाकिस्तान में एजुकेशन ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो बजट एलोकेट हो रहा है वो जा किसके पास है। आपके जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स गुजरे हैं, आप करेंगे एक बार उनका प्रोफाइल उठाएं। आप प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को देखें, आप फेडरल मिनिस्टर्स को देखें और आप देखें कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ डिग्री होना या डिग्री तक एक्सेस होना ही पढ़ाई लिखाई नहीं होता, उनका एक्सपोजर कितना है, वो उस फील्ड में कितना काम कर चुके हैं, उनको इस फील्ड के मसाइल का पता है या नहीं है। आप हर किसी को उस फील्ड का मिनिस्टर नहीं बना सकते जिसकी उसको नो हाउ ही ना हो। और एजुकेशन तो एक ऐसा इशू है या एक ऐसा आपकी सोसाइटी का पार्ट है जिसमें आपको लगाना ही ऐसे लोगों को चाहिए जो कि एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो, उनको उस एजुकेशन के इदारे की नो हाउ हो, उनको पता हो कि तालीमी निज़ाम कैसे चलता है। एक तो ये मसला है सबसे बड़ा। दूसरा मसला ये है कि एजुकेशन मुझे नहीं लगता किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में है। अभी भी जो हुकूमत बनी है, आपको उनकी प्रायोरिटीज़ बताएं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो क्या सोच कर हुकूमत में आए हैं, वो क्यों हुकूमत में। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन जो मिनिस्टर बनता है, ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए जिसको पता हो, सारी चीज़ों को पता हो। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे बंदे हैं, आदमी हैं ऐसे जो इतने पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल, आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को आगे नहीं लाया जाता, ऐसे लोग सामने नहीं आते, लेकिन इस मुल्क में बहुत मशहूर ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं। उनको हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक तो कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके आगे कोई अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन देना हम कंसीडर नहीं करते। अगर वाइस चांसलर जो है रिटायर होते हैं तो उसको मिनिस्टर अगर बना दिया जाए तो ये ठीक नहीं है काम वैसे ये वाला? हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ पता है उसको, वो तालीमी निज़ाम ठीक कर देगा वो? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि वाइस चांसलर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर आप रिटायर्ड लोगों को ना लगाएं तो उसके अलावा बहुत सारे जो वाइस चांसलर्स होते हैं वो वही होते हैं जो कि शुरू से इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पढ़ाते हुए आ रहे होते हैं, उनको पता होता है, उन्होंने उस फील्ड में काम किया होता है और साथ साथ उनको न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन का भी पता होता है। ठीक है, अच्छा अक़दस मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल माहौल चल पड़ा है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, ख़ास तौर यूनिवर्सिटी में, दोनों चीज़ों में, कि आपका नशा बड़ा किया जाता है, लड़कियां पर नशे पे लग गई हैं और जो लड़के हैं वो भी नशे पे लग गए, और फैशन के तौर के ऊपर सिगरेट पिया जाता है, शीशा पिया जाता है। तो आखिरकार इंतज़ामिया क्यों खामोश है, क्यों नहीं एक्शन इसके ऊपर लेती? अच्छा, मैंने अभी तक जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो है नो स्मोकिंग जोन है। ठीक है, इससे पहले मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, वो भी एक नो स्मोकिंग जोन यूनिवर्सिटी थी। इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नो स्मोकिंग जोन यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर स्मोक नहीं कर सकते। अब ये जो माफियाज काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो कभी नहीं चाहेगा, या मैं एज ए टीचर तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा स्टूडेंट जो है वो नशा करे या सिगरेट पी कर आए। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया या यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ये नहीं चाहते कि जो तलबा हैं वो इस तरह के किसी काम के आदी हों। इसमें दो चीज़ें हमें तयन करना पड़ेंगी। एक तो घर वालों का किरदार, ठीक है, जब आप अपने बच्चों को पैसे दे रहे होते हैं, जब आप ये देख रहे होते हैं कि आपका बच्चा पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, आप एक इतनी ह्यूज अमाउंट देखिए, आइस जैसी जो नशा है वो सस्ता नशा नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो इफ यू आर गिविंग दैट मच मनी टू योर चिल्ड्रन,
यू शुड नो कि वेयर दे आर स्पेंडिंग दैट मनी, वो पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा इदारे मौजूद है। ये इन इदारों की भी जिम्मेदारी है कि उन गैंग्स को, उन माफियाज को देखें, उनको काउंटर करें जो कि इस तरह की लानत पाकिस्तान में फैला रहे हैं। वो माफियाज है कौन, वो गैंग कौन है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं हाथ क्यों नहीं उसके ऊपर डाला जाता? क्या इतना वो मजबूत है कि इंतजामिया हाथ डालेगी तो इंतजामिया अपने ओहदे से भी फारिग हो जाएगी? जी, पाकिस्तान में जितने भी गैंग्स हैं वो ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादातर उनकी जो बैकिंग होती है वो बहुत असर रसूख रखने वाले लोगों की होती है। ऐसे बहुत से गैंग्स, ऐसे बहुत से माफियाज पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बारे में पता सबको होता है लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपनी हद तक ज़रूर काम करती है। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारी क्लासेस में या हमारी यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के हाथ बंधे हुए होते हैं। जब असर रसूख रखने वाले लोग कांटेक्ट करते हैं या वो लोगों को छुड़वा लेते हैं, या आपको पता है आपका अपनी मुल्क में प्रोसिक्यूशन ही नहीं ठीक होती। कितने सारे मुजरिम तो इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि आपके जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास उनके लिए सबूत ही नहीं होते पूरे मौजूद। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर डेफिनेटली ऐसे माफियाज जो हैं वो एग्जिस्ट भी करेंगे और वो अपना खुलकर काम भी करेंगे। अच्छा, अक्सर मैंने स्टूडेंट देखे हैं यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं तो आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है और वो कहते हैं जी एप्लीकेशन लिख के दें, इंग्लिश में लिख के दें या फिर उर्दू में लिख के दें, उसकी एक की कमांड होती है, या इंग्लिश की कमांड होती है या फिर उर्दू की कमांड होती है। वो कहते हैं यार मुझे इंग्लिश में लिखना आता है, उर्दू मुझे नहीं आती, तो बेचारा फेल हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक हमारे यहाँ एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ नॉलेज गैप थ्योरी। अब वो थ्योरी ये कहती है कि आपकी जो एजुकेशन है ना वो क्लास बेस्ड है, ठीक है, और जिस क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो क्लास जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके एजुकेशन में, आपकी स्किल्स में, या आपकी जितनी नो हाउ है चीज़ों के बारे में। अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है वो अनफॉर्चुनेटली उर्दू नहीं सीख पाता या उसको उर्दू नहीं आती। एंड ये सबसे बड़ा मसला है कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें उर्दू ज़बान नहीं आती, ठीक है। उर्दू ज़बान आपकी कौमी ज़बान है। इंग्लिश को हमने समझ लिया है कि ये मयार है शायद जहानत का। इंग्लिश जहानत का मयार नहीं है, इंग्लिश एक ज़बान है जो कि आपको सीखनी है बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और उसके अलावा इसका जहानत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं वो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मे बी दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। दूसरी तरफ आप उर्दू मीडियम स्कूल्स की तरफ आ जाए, ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनका मसला ये है कि वो बेचारे हैज़ इज़ इट में ही फंस के रह जाते हैं क्योंकि हमारा जो सरकारी निज़ाम तालीम है वो इस तरह का है कि बच्चे को आप वो दूसरी लैंग्वेज नहीं सिखा रहे, आप उसको सिर्फ एक लैंग्वेज में बता रहे हैं। अब मसला ये है कि आपने आगे एग्ज़ाम्स देने हैं वो इंग्लिश में, आपने फील्ड में जाना है वो इंग्लिश में, आपने रिसर्च करनी है वो इंग्लिश में, कोई भी अच्छी किताब है वो इंग्लिश में है। वो बच्चा जो ऐसे स्कूलों से पढ़ता है वो पीछे रह जाता है। तो ये जो हमारा नॉलेज गैप की वजह से जो क्लास बेस्ड डिफरेंस है ना, इसको सिर्फ आपने इस तरह नहीं देखना कि कुछ बच्चों को याद है कुछ बच्चों को नहीं। दिस इज एक्चुअली वेरी मच इनकलकेटेड इन द फैब्रिक ऑफ योर सोसाइटी। और वो जो आपकी क्लास डिवीजन है ना, ये प्रॉब्लम इस वजह से भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। आप क्या समझती हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर हैं एजुकेशन के वो बेहतर हैं या सरकारी सेक्टर जो है एजुकेशन के वो बेहतर हैं? इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर है? कहाँ जाना चाहिए बच्चे को, कहाँ जाना चाहिए? मैंने दोनों सेक्टर्स में पढ़ाया है। इट इज़ नॉट अबाउट के सरकारी सेक्टर अच्छा है या प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। डेफिनेटली फ़ी का फ़र्क होता है, लेकिन टीचर्स आर इक्वली मुझे लगता है कि कॉम्पिटेंट इन बोथ यूनिवर्सिटीज़, बोथ टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो प्राइवेट स्कूल में हमारे पास या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बिकॉज मेरा सिर्फ यूनिवर्सिटी एक्सपोजर है, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में जब स्टूडेंट आता है तो वो शायद अपने आप को थोड़ा इंटाइटल्ड फील करता है। उसको लगता है कि मैंने पैसे दे दिए तो डिग्री तो मेरा हक है, जबकि ऐसा महसूस इंतज़ामिया की तरफ से भी शायद उनको करवाया जाता है कि आप हमें पैसे दे रहे हैं तो ठीक है जी आपको तो डिग्री, इट इज़ अ गिवन फैक्ट। हाँ, जैसे अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हुए क्योंकि बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये फ़र्क ज़रूर है कि स्टूडेंट अपने आप को इंटाइटल्ड फील नहीं करता कि वो उसको डिग्री तो ज़रूरी मिलेगी, वो क्लासेस में आए या ना आए, और ना ही इंतज़ामिया स्टूडेंट को ये कहती है कि आपने पैसे दे दिए तो आपको डिग्री मिलेगी। ये इसमें टीचर्स की कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा इंतज़ामिया का मसला है। अब पैसे से डिग्री ख़रीदने का जो रिवाज है, मैं ज़ाती तौर पर इसके बहुत खिलाफ हूँ। ख़रीदने से मुराद ये है कि आप
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके ये समझेंगे आपको डिग्री जरूर मिल जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ वैसे मैं जाऊँ मुझे मिल जाएगी डिग्री वैसे? नहीं जी, हम आपको डिग्री नहीं देंगे। मेरे जैसे टीचर के पास आएंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिकॉज आई ऑलवेज से कि यू कैन नॉट गेट द डिग्री, यू हैव टू अर्न द डिग्री। वो 10 टीचर कौन से हैं फिर जो डिग्रियां देते हैं? मुझे बताएं, मैं भी जाके ले आता हूं। नहीं, इंतजामिया। वो इंतजामिया कौन से टीचर भी शुमार होते हैं ना, अभी टीचर भी शामिल हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार इसके नंबर लगवा दें। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचर्स को इंतजामिया की तरफ से भी बहुत प्रेशर आते हैं, ठीक है। अब इसमें टीचर का भी रोल होता है कि कोई प्रेशर कम करता है, कोई प्रेशर कम नहीं कर पाता, उसके पीछे डिफरेंट रीजन। वैसे डिग्री सेल कितने में होती है? कितने में डिग्री में? 2 लाख में, 3 लाख में, 5 में? वैसे सुनती तो होगी किसी डिग्रियां ली हैं जी, 5 लाख की डिग्री ली है ये तो जिन्होंने खरीदी है उनको पता होगा। लेकिन एक ये सोच पाई जाती है कि प्राइवेट में जाएंगे तो आपको लाजमी डिग्री मिल जाएगी। ये सोच से मेरा ख्याल है हमें इस सोच को डिस्करेज करना चाहिए। हमारी पंजाब हुकूमत लैपटॉप तकसीम कर रही है, जैसे आपने देखा मरियम नवाज और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लैपटॉप के पीछे पड़े हुए हैं। क्या लैपटॉप से तालीम बेहतर हो सकती है? अगर मिले, अगर ना मिले तो क्या फ़र्क होगा? अच्छा देखें, लैपटॉप इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में डिजिटल बिकॉज दौर है सारा, ठीक है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज, ठीक है। हमारे यहाँ पहले डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। हमारे पास एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द मैसेज उनके पास गैजेट्स तक एक्सेस नहीं थी। गैजेट्स तक एक्सेस होना आज के ज़माने में ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया अब डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसकी एक एग्जाम्पल आपने कोविड पीरियड के दौरान देखी होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी कंट्री में कितनी ज़्यादा डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करती है, और उस डिजिटल डिवाइड की वजह से आपको जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है वो बैठ गया था, ठीक है। जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा चेंज हो गया, आपको जूम पे शिफ्ट करना पड़ा। अगर डिजिटल नो हाउ नहीं हो, क्योंकि मैंने ये खुद नोटिस किया एज ए टीचर कि हमारे यहाँ डिजिटल नो हाउ नहीं थी, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, असातिज़ा को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आज के दौर में इन चीज़ों की अहमियत है, और अगर ये चीज़ें हुकूमत लैपटॉप्स या इस तरह की टेक्नोलॉजिकल कोई भी डिवाइसेस अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आई गेस दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम। और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन को प्रमोट करें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको प्रमोट करें, बल्कि हम लोग डिजिटल मीडिया की डिग्री अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बड़े सारे और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिजिटल मीडिया की डिग्रीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत तो है और होना ज़रूरी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बेबुनियाद खबरें चलती हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, इस सोशल मीडिया, अच्छा ये बात ना मैं पहले भी कहती हूँ, ये स्टार्ट सोशल मीडिया ने नहीं किया, ये एग्जिस्ट आपकी सोसाइटी में पहले भी करता था। आपका जो कन्वेंशन मीडिया है या आपका टेलीविज़न है स्पेशली या न्यूज़पेपर्स है, दे वर ऑलरेडी डूइंग द प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो है ये झूठी खबर क्यों फैलाई जाती है? फॉर द प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। तो प्रोपेगेंडा जो है इट्स बीइंग यूज्ड फॉर सो मैनी ईयर्स, ठीक है। हिटलर के टाइम पे आप नाजी प्रोपेगेंडा की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्रील कमीशन अमेरिका में बना, उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने बनाया कि आप इसे बनाएं ताकि लोगों के अंदर जो है वो वॉर की एक्सेप्टेंस जो है वो क्रिएट की जाए। फिर आप देखेंगे इराक वॉर में देखें, अफगानिस्तान वॉर में देखें, प्रोपेगेंडा तो यूज़ होता रहा है, ठीक है। कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा की एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे कन्वेंशनल मीडिया से ही ये रिवाज चला है। सोशल मीडिया ने या डिजिटल वर्ल्ड की वजह से बस इतना सही हुआ है कि वो एक्सेलरेट हो गया। जैसे बाकी सारी चीज़ें, खबर की रसाई, खबर को पहुंचाना, फैलाना, कंटेंट को फैलाना तेज़ हो गया है, आपकी ऑडियंस इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से ये भी हो गया है कि अब जो झूठी खबर है या फेक न्यूज़ जो है वो भी उसको पहुंचाना आसान हो गया। अब इसमें मसला ये है कि हम लोगों का जो सोसाइटी है या हमारा जो सोशल स्टाटा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इतना नहीं पता, ठीक है। अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप ऐसी खबरें फैलाने से गुरेज करेंगे। उसमें एक और चीज़ भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हमारे यहाँ लोगों के पास डिवाइसेस तो है, खबर तक रसाई भी है, लेकिन फैक्ट चेकिंग का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं। हमें पता भी नहीं है फैक्ट चेकिंग होती क्या है, ठीक है। हमारे माशरे में सियासतदान आता है, वो 2 घंटे 4 घंटे टीवी पर बैठता है, वो आके जो मर्जी झूठ बोलकर चला जाता है, हमने ये कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, झूठ बोला जाता है, कोई फैक्ट चेक नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है कि ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में अमेरिका में हैशटैग स्टार्ट हुआ था एक्स पे फैक्ट चेकिंग का। अब वो जैसे ही तकरीर कर रहे होते थे लाइव,
तो उतनी देर में ही लोग फैक्ट चेक करते थे और उस चीज़ को फ़ौरन प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैग करके ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताते थे लाइव कि ये बात गलत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों में फैक्ट चेकिंग का जो आइडिया है ना वो नहीं है, ना ही हमारे जर्नलिस्ट इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बेहतर कैसे बनाया जाए इसको? इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्पेशली जो लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं वो एथिक्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, वो फैक्ट चेकिंग की इम्पोर्टेंस को ज़रूर अंडरस्टैंड करें और वो ये चीज़ रियलाइज़ करें कि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको डेफिनेटली पूरी करनी है। देखिए, विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू हैव द पावर, इफ़ यू हैव मोबाइल फ़ोन इन योर हैंड, ये आपको एम्पावर कर रहा है ना। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया तक एक्सेस, इंटरनेट आपको बेसिकली एम्पावर करिए। सो व्हेन यू आर बीइंग एम्पावर्ड, व्हेन यू हैव दैट पावर इन योर हैंड्स, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उस पावर को सही से यूज़ करें, झूठी खबरें फैलाने से गुरेज करें। और अभी तो इतना मलिशियस प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि मैं ये सोचती हूँ कि हमारी मोरालिटी कहाँ पर जा रही है। और जो लिखने वाला होता है ना उसको भी पता होता है, लेकिन इसमें ये भी है कि हमारी सोसाइटी में डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है। पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है ना और ये जो पॉलिटिकल एक ग्रुपिंग हो चुकी है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो दूसरी की बात भी नहीं सुनते और अपनी बात भी जितनी झूठी फैलाना चाहते हैं वो फैलाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। मेरा पॉइंट मैंने शुरू खड़ा किया ये वाला कि हमारे जैसे आपने जिक्र किया जर्नलिस्ट का, हमारे काफ़ी जर्नलिस्ट ऐसे हैं हमारी फील्ड में, तो उनकी जो बीट होती हैं, चाहे वो क्राइम पे बीट हो, एजुकेशन के ऊपर हो, उनके ताल्लुकात बन जाते हैं और अच्छे सोर्सेज बन जाते हैं, फिर अपने ऑफिस में बुलाते हैं शो वगैरह में, इस तरह करके। उनकी एजुकेशन कम होती है जर्नलिस्ट की, कोई 8 पढ़ा हुआ है, कोई 10 पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं ठीक है जिसकी वर्थ अच्छी है, ठीक है इसको हम रख लेते हैं। जिसने डिग्री हासिल की है, जिसको पता है एजुकेशन का, जर्नलिज्म का पता है, मैंने कैसे माइक के साथ सवाल करना है, कैसे उनके साथ बोलना है, बातचीत करनी, कैसे बैठना है, मैंने कैसे खाना है, उनको पीछे किया जाता है। जो जिसकी मिडिल है एजुकेशन है और मैट्रिक तक है, उसको आगे किया जाता है क्योंकि उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। यही वजह है ना? क्या कहेंगे इसके बारे में? ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। हमारे ज़्यादातर खास तौर से जब तक पीटीवी था या जब तक स्टेट ओन चैनल थे तब तक ये इशू इतना ज़्यादा नहीं था। दैट वाज वेरी मच मेरिट बेस्ड। आपके माशरे का मसला ये है कि आपके माशरे में जो भी टेक्नोलॉजी आई है ना, चाहे वो टीवी की टेक्नोलॉजी आई है या फिर डिजिटल मीडिया आया है, ये एकदम से आई है और आपकी सोसाइटी उसके लिए रेडी नहीं थी मेंटली। ठीक है, अब जैसे ही मुशर्रफ दौर के बाद जब प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तो देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ प्राइवेट टीवी चैनल्स। बहुत सारे टीवी चैनल्स एक साथ खुलना शुरू हो गए। अब जब टीवी चैनल्स एक साथ खुलना शुरू हो गए तो उन चैनल्स को बहुत सारे ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया जिनका मैस कम्युनिकेशन से या मीडिया कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था या वो ट्रेंड नहीं थे इस फील्ड में। उनके लिए अभी भी मैं अनफॉर्चुनेटली एक चैनल पे एक एंकर को देखती हूँ, एंकर नहीं है सॉरी, वो न्यूज़ कास्टर है, जो कि बहुत चीख के खबरें पढ़ती हैं और जितना वो चीख कर खबरें पढ़ती हैं उतनी देर तक हमारे सर में दर्द होती है। इसकी बात कर रही हैं। जी, तो अभी तक इतना ट्रेंड नहीं है, हालांकि प्राइवेट मीडिया को देखें स्टार्ट हुए कितने साल हो गए हैं। ठीक है, तो अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग अनफॉर्चुनेटली मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो और फिर हमारे यहाँ क्योंकि एकदम प्राइवेटाइजेशन हुई मीडिया की, तो जिन लोगों ने मीडिया को चैनल्स बनाए वो ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं सेठ बरादरी से। ठीक है, उनका जो मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, वो मीडिया एथिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया को अंडरस्टैंड नहीं करते और उनका जो आइडिया है वो दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो लोग उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं वो लोग उन्हीं लोगों को बिठा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि रेगुलेशन जैसे हमारी पैमरा भी मौजूद है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डेफिनेटली मौजूद हैं, इसी तरह से हमारा पीका भी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये सारी कंट्रोल होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये ज़्यादा देखा जाता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ क्या चीज़ करिए, क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे तवज्जो दी जाती है। ठीक है, शक्ल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, कंटेंट कम इम्पोर्टेंस रखता है। ये मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारे मीडिया चैनल्स में ये बड़ा इफेक्ट है। आपने अच्छी बात की है कि अब कोई लड़की है वो प्यारी है, आता जाता उसको कुछ भी नहीं है, स्क्रीन पे बिठा देते हैं उसको। ये हकीकत है, ये बड़ी हकीकत है। इस पे मेरी एक थ्योरी है।
मैं समझती हूँ कि यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू द वुमेन। अगर आप औरत को सिर्फ इस वजह से चैनल पर बिठा रहे हैं बिकॉज शी लुक्स प्रिटी एंड शी डज नॉट हैज द कंटेंट जिस बारे में उसने बात करनी है, तो ये बेसिकली आप औरत को एम्पावर नहीं करें, बल्कि आप ये इमेज मास्टर में क्रिएट करें हैं कि औरतों के लिए तो जनाब तरक्की का मेयार ही है कि वो प्यारी हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको फील्ड का भी पता है, फील्ड में काम तो भी कर रही पीछे हैं, है ना, वो लेकिन प्यारी वो नहीं पीछे है। रह जाती हैं बिकॉज उनके पास वो गट्स या वो स्किल्स या वो जिस चीज को हम प्रायोरिटाइज करते हैं वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि अब क्या स्टूडेंट को मशवरा देंगी और क्या मैसेज देंगी कि सीधे रास्ते पे चलें और नशा वगैरह ना करें और अपने एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें? देखें, मेरी क्लास में तो बच्चे बहुत अटेंटिव बैठते हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा कोई स्टूडेंट इंशाल्लाह होपफुली ऐसा कुछ नहीं करता। देखें, नशा जो है ना, हमने इसको एक फैशन बना लिया है। हमारे ख्याल में इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी फैशनेबल और ये आपको शायद बड़ा एक्सेप्टेबल बनाता है इन योर पीयर्स। आप ये रियलाइज़ करें कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए कितनी बुरी है, ठीक है। एनीथिंग दैट कॉजेज डैमेज टू योर हेल्थ, आप पैसे देकर अपनी सेहत का नुकसान खरीद रहे हैं, ये आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपकी जान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी अमानत होती है जिसकी आपने हिफाजत करनी होती है। तो सबसे पहले तो एक ये मजहबी भी इसमें एक आता है, और दूसरा ये कि पीयर प्रेशर में कभी ना आए। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि पीयर प्रेशर में आकर कुछ भी गलत ना करें। और पेरेंट्स का मुझे लगता है बहुत किरदार है। देखिए, हमारे एक टाइम तक ना फ़ोन लॉक नहीं होता था, ठीक है। बहुत अरसे बाद जाके इतना अलाउ हुआ कि आप अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं। अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए भी पेरेंट्स एक लिमिटेड अमाउंट में हमें पॉकेट मनी दिया करते थे, जिसके बारे में उनको पता होता था कि ये किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो जब आप अपने बच्चों को इतने पैसे दे रहे होते हैं, जब आप उनको पॉकेट मनी दे रहे होते हैं, तो प्लीज़ कीप अ चेक ऑन दैट। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को पैसे दे के समझते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। सिर्फ अच्छे तालीमी इदारों में पहुँचाना, गाड़ी देना, पैसे देना ही माँ बाप होने का मतलब नहीं है। तरबियत और उनको अच्छे बुरे में फ़र्क सिखाना भी एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और प्लीज़ इसको रियलाइज़ करें। और एज टीचर्स हम तो कर ही रहे होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रखें और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को इंडल्ज करें। अख्तर साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।